नमस्कार। वेलकम बैक टू मेंटर मी। दिस इज आवर वीकली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव जिसमें हम अभी तक दिसंबर वीक 1, वीक 2 और वीक 3 के करंट अफेयर्स जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। करंट अफेयर्स जो होते हैं वो डायनामिक और एक स्टैटिक होते हैं। डायनामिक करंट अफेयर्स को हम रिलेट करते हैं अपने जीएस के साथ, और जो स्टैटिक होते हैं उसको हमें बाय हार्ट फैक्ट याद करना पड़ता है। ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए हम जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, सीडीएस के और स्टेट और अन्य सेंटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम करंट अफेयर्स जो है प्रिपेयर करते हैं। और हमारे इस सीरीज के तहत आपको हेल्प हो सकती है अपने कोई भी एग्जामिनेशन हो, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कोई एग्जामिनेशन हो, सीडीएस में जैसे डिफेंस के करंट अफेयर्स मोस्टली पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक के, और कोई भी एग्जाम हो से एसएससी सीजीएल हो जिसमें करंट अफेयर्स का एस्पेक्ट रहता है। तो हमने जो है वीक 1, वीक 2, वीक 3 में देख लिए हैं। वीक 1 में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की थी। वीक 3 में जैसे हमने शांति बिल की डिस्कशंस की हैं। आप दिसंबर के करंट अफेयर्स के लिए हमारी वीकली करंट अफेयर्स की साइकिल के लिए आप जा सकते हैं। जैसे डेली करंट अफेयर्स में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट ना होते हुए आप लोग हर चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं, या फिर हम भी वैसा ही करते हैं। लेकिन जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं उसमें हम वीक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, और उन इवेंट्स को हम कहाँ अपने डायनेमिक में अगर जीएस से रिलेट कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे, और स्टैटिक को बाय फैक्ट अगर याद करना है तो हम अपने जीएस में उसको कहाँ एज अ मेंस के लिए कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि मेंटर मी ने अपना पटवारी बैच और सीडीएस बैच लॉन्च किया है। सीडीएस बैच के लिए हमने जो है वो रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें हम जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करवाते हैं, जो कि है 999 पर मंथ। और करंट अफेयर्स के लिए हमने जैसे फ्री रखा है इनिशिएटिव, और पटवारी बैच में है 799 पर मंथ, जिसमें कंप्लीट सिलेबस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, और डाउट सेशंस को हम डेली देखते हैं। क्योंकि कोई भी क्लास के बाद डाउट आता है तो हम उसको नेक्स्ट डे क्लास में ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर कोई और एक और डाउट अरोज हो रहा है तो हम उसको क्लास में ही डिस्कस कर ले। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे वीक साल एंड हुआ है तो साल में कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया की रैंकिंग बताई है। यहाँ पर रिपोर्ट के नाम मेंशन्ड है। आपको अपने एंड से क्या देखना है कि जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको कौन निकालता है। ठीक है। तो जैसे इंडिया की हम देखेंगे, इंडिया की रैंकिंग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आपको देखना है कि कौन निकालता है, लेकिन इसमें इंडिया की रैंक 10th। इंडिया की रैंक है 10th। वैसे ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38। ये इंडेक्सेस की रेलेवेंस आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पिछले साल का एचएएस का एग्जाम देख सकते हो, जिसमें डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमारे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या, विपो के बाद क्या रैंकिंग आई थी। तो ये आपके डायरेक्ट फैक्चुअल में आ सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारी रैंक है 4। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक है एक 102 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमें 115, 151st सॉरी। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 की। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 2023-24 है लेकिन 2026 चल पड़ा है। जो 2023 और 24 का डाटा एनालाइज हुआ है उस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है 2025 में। तो इसमें हमारी रैंक थी 130। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है हमारी 118 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। फिर देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 71st। 71st आउट ऑफ 118 कंट्रीज। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में है कि हम कितना जल्दी क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को अडेप्ट करते हैं। तो इंडिया की एक अप्रोच भी है कोल के लिए, फेज डाउन अप्रोच रेदर देन फेज आउट अप्रोच। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिका नहीं सॉरी यूएस, ये हमको क्लीनर एनर्जी की तरफ पुश करते हैं। इसी की से रिलेटेड एक ये टैक्स चला है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो कि यूरोप लगाने वाला है इस साल फरवरी से, जो कि हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स को लगभग 22 से 23% हर्ट करेगा उसकी कॉस्ट में। ठीक है। फिर देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसमें इंडिया का रैंक है, इसमें बताया गया है कि इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी।
फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। वैसे ही ग्लोबल पीस इंडेक्स भी आता है एक 2000, इसको एक नोट डाउन कर लो। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 115th। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है, सॉरी, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इंडिया का रैंक 10। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 38। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इंडिया का रैंक 4th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है इंडिया का रैंक 102 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। फिर देखते हैं हम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है इंडिया का रैंक है 151। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्सेस जो कि 2023-24 में, इंडिया का रैंक है 130। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 118। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 71st। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 151st। जितनी भी ये रिपोर्ट है, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, HDI, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, आप लोगों को इसमें देखने की ये रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, और इन रिपोर्ट में टॉप रैंक और बॉटम रैंक किन किन कंट्रीज को मिला है। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। अब देखते हैं हम कुछ मेजर ऑपरेशंस। जैसे इंडिया ने कुछ ऑपरेशंस लॉन्च किए इस साल 2025 में, तो उन ऑपरेशंस को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर, आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक, ये तो सबने देखा ही होगा, और सबको कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को सबने ही फॉलो किया होगा। पहलगाम टेरर अटैक, जहां से पाकिस्तानी फंडेड और सपोर्टेड टेररिस्ट ने पहलगाम में टूरिज्म के ऊपर एक कावर्डली और रिलीजियसली अटैक किया। पहलगाम टेरर अटैक के आफ्टर मैथ का एक रिजल्ट है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, इसमें आप ऑपरेशन सिंदूर को जब करंट अफेयर में फॉलो करोगे तो आकाश तीर को फॉलो करोगे। आकाश तीर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, और सिनर्जी बिटवीन एयर इंडियन आर्म फोर्सेस, इनको फॉलो करना। सिनर्जी बिटवीन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड आर्म्ड फोर्सेस। फिर है ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा जो है, ये है 2025 में, टू एंश्योर द सेफ कंडक्ट एंश्योर द सेफ कंडक्ट ऑफ श्री अमरनाथ यात्रा। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जैसे पहलगाम में भी टेररिस्ट ने अटैक किया है मोस्टली सनातन धर्म के लोगों पे। तो जो पिलग्रिमिस्ट हमारे पिलग्रिमिस्ट होते हैं, जो वो अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, तो उस पर भी पहले भी टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। तो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा चलाया है टू सेफ कंडक्ट फॉर श्री अमरनाथ यात्रा को, जो कि है जम्मू कश्मीर में। फिर है ऑपरेशन अभ्यास। इसमें भी आप लोगों को अवगत होंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद एक ब्लैकआउट स्ट्राइक बोला गया था कि हमको ये नेशन वाइड, ये थी नेशन वाइड, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है ये। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर है ऑपरेशन सर्द हवा। ये ऑपरेशन है बाय BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो हम हमारे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर गार्ड करती है। ठीक है, तो इसमें मैं बता देता हूँ। जब विंटर में डेंस फॉग होती है तो इन्फिल्ट्रेटर्स, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेटर्स उस फॉग का फायदा उठाकर इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है बाय BSF, जिसमें उन्होंने एम किया है जिसमें उन्होंने एम किया है टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन अलोंग इंडिया इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान। ये इसका मेन मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन राजस्थान, राजस्थान में ही होगी ये, इन राजस्थान ड्यूरिंग डेंस विंटर फॉग, डेंस विंटर फॉग। अब जैसे राजस्थान में थार डेजर्ट है और पाकिस्तान की तरफ है थाल डेजर्ट, तो डेजर्ट जितने गर्म होते हैं ना उतने ही ठंडे होते हैं, और उसमें उतनी ही ज्यादा फॉग बनती है, मतलब विजिबिलिटी बहुत ही जीरो हो जाती है। तो हाईटेक इंफ्रारेड कैमरास, इंफ्रारेड सेंसर्स के थ्रू और थर्मल स्कैनर्स के थ्रू BSF जो है ये ऑपरेशन सर्द हवा चला रही है। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑपरेशन सिंधु। एक सेकेंड,
फिर है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु जो है, ये है जब इंडिया, सॉरी, ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो इसराइल ने अटैक किया था ईरान पे। तो जब उस अटैक्स में कोई इंडियन हार्म ना हो, तो इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। तो इस ऑपरेशन सिंधु में क्या है, टू इवैक्यूएट टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करना था ईरान से। इंडियन नेशनल्स, इंडियन फ्रॉम ईरान, फ्रॉम ईरान, एमिड राइजिंग एमिड राइजिंग ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में, ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा, यह जो था, ये था ऑपरेशन इंडिया का ऑपरेशन था। ह्यूमन एड, HADR था, फॉर म्यांमार। म्यांमार में पिछले साल एक अर्थक्वेक आया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा, ह्यूमन असिस्टेंट फॉर डिजास्टर रिलीफ, ये है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। फिर ऑपरेशन हॉक, ये है बाय सीबीआई। सीबीआई ने ऑपरेशन चलाया है। एक हम ऑपरेशन हॉकाई भी देखेंगे, वो है लेकिन यूएस का। हम देख रहे हैं अभी ऑपरेशन हॉक, यह है सीबीआई का। इसमें क्या है कि टारगेटेड इंटरनेशनल साइबर क्राइम, इंटरनेशनल साइबर क्राइम, टारगेटेड इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। तो ये कुछ मेजर ऑपरेशंस थे इंडिया के, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले था ऑपरेशन सिंदूर, ये तो हमने देख लिया था पहलगाम के तहत। फिर है ऑपरेशन शिवा, अमरनाथ यात्रा। फिर है ऑपरेशन अभ्यास, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। ऑपरेशन सरधवा, बीएसएफ की। फिर है ऑपरेशन सिंधु, इंडिया का है ऑपरेशन, इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करना, कहाँ से, इसराइल, ईरान से। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में अर्थक्वेक आया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन चलाया, कहाँ, म्यांमार के लिए। फिर ऑपरेशन हॉक, जो कि सीबीआई का है, जिसने टारगेट क्या किया है, इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क इन्वॉल्व इन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। अब देखते हैं कुछ वर्ल्ड के मेजर ऑपरेशन, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले ऑपरेशन हॉकाई और ऑपरेशन मिडनाइट समर। ये है यूएस के, ये दोनों ही ऑपरेशंस जो हैं ये यूएसए के हैं। ऑपरेशन हॉकाई के तहत यूएस ने किस कंट्री पे एयर स्ट्राइक की, वो आप खुद देखना। चलो मैं बता देता हूँ। सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर जो है ऑपरेशन हॉकाई के तहत यूएस ने जो है वो स्ट्राइक की। मिडनाइट समर क्या ऑपरेशन है वो आप खुद देखना। फिर है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, आफ्टर द अटैक ऑफ इसराइल ऑन ईरान। तो ईरान ने अपने लोगों को बताने के लिए कि हम भी इसराइल पे अटैक करेंगे, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया। फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, इसराइल ने भी एक ऑपरेशन चलाया ईरान के लिए, जिसका नाम है राइजिंग लॉयन। फिर जैसे अभी बांग्लादेश हमारा नेबर, हम बांग्लादेश के साथ अभी काफी सारा करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं शेख हसीना, तो शेख हसीना को अभी असाइलम दिया है इंडिया ने, इंडिया में है शेख हसीना। तो बांग्लादेश ने, अब मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अपनी जनता को, रेडिकल जनता को खुश करने के लिए एक ऑपरेशन डेविल हंट चलाया है, जिसमें वो टारगेट कर रहे हैं कि हम शेख हसीना को ढूंढ कर लाएंगे। उनको पता है कि इंडिया में है, लेकिन इंडिया ऐसे हैंडओवर तो नहीं करेगा। जो कंडीशन अभी बांग्लादेश की है, मतलब लिटरली पॉलिटिकली इंस्टेबल कंट्री है अभी। फिर ऑपरेशन सागर बंधु, ये इंडिया ने दिया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ टू श्रीलंका, जिसमें हमने अभी $450 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ग्रांट किया है श्रीलंका को, आफ्टर द साइक्लोन दितवा। ये भी हमने डिस्कस किया है अपने वीकली करंट अफेयर्स में, आप चेक कर सकते हैं। दिसंबर वीक 2 और या फिर वीक 1 में डिस्कस किया होगा ये। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ अवार्ड्स मिले हैं 2025 में। अभी वो इथियोपिया गए थे, फिर ओमान गए थे, तो वहां पर भी उनको कुछ अवार्ड्स मिले। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको के पास 29 टोटल इंटरनेशनल अवार्ड्स हो गए हैं। तो पिछले साल उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले वो हम देखेंगे अभी। तो देखते हैं। 5 मार्च 2026 को
उनको मिला है ऑर्डर फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ये कौन सा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फॉर फॉरेन डिग्निटरीज? कंट्री कौन सी है? बारबाडोस। कंट्री जो है वो है बारबाडोस। कंट्री है बारबाडोस। फिर देखते हैं हम 11 मार्च 2025 को हम उनको मिला है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। ये कौन सा है? हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ मॉरिशस है। मॉरिशस जो है वो इंडियन इंडियन ओशन में कंट्री है। अब उसको देखना, आपकी उसकी लोकेशंस देखना, उसकी नियर बाय कंट्रीज देखना। मॉरिशस देखोगे तो चैगोस आर्कीपिलागो को जरूर जरूर देखना। चैगोस आर्कीपिलागो। मॉरिशस जब देखोगे तो चैगोस आर्कीपिलागो को जरूर देखना। फिर चैगोस आर्कीपिलागो देखोगे तो डिएगो गार्सिया, इसको भी जरूर पढ़ना। फिर 5 अप्रैल 2025 को हमारे प्रधानमंत्री जो है वो गए श्रीलंका में, और वहां पर उनको मिला श्रीलंका मित्र विभूषण। मित्र विभूषण जो है ये सेम है, देखो जो बारबाडोस ने दिया था ना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर फॉरेन डिग्नेटरीज, श्रीलंका ने भी वही दिया है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर फॉरेन डिग्नेटरीज। चलिए नेक्स्ट। 16 जून को उनको अवार्ड मिलता है ऑर्डर ऑफ मैकारियोस, साइप्रस ने, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ साइप्रस। अब मैं बता देता हूँ इसके पीछे की स्टोरी। 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम। पहलगाम के अटैक के बाद टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए, और उस ड्रोन से पाकिस्तान ने किया अटैक इंडिया पे। तो इंडिया ने टर्की की कुछ दुखती नस पर हाथ रखा और गए साइप्रस। अब आपको जो देखना है वो देखना है साइप्रस की लोकेशन, साइप्रस की लोकेशन और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइप्रस साइप्रस एंड टर्की, साइप्रस एंड टर्की। तो हमारे प्रधानमंत्री ने, जब टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया बाय सप्लाइंग ड्रोन्स इन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया था हमारा अप्रोक्सीमेटली 10 या 11 मई को। उसके बाद मई के बाद जून के महीने में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं साइप्रस, और साइप्रस में उनको अवार्ड देते हैं ऑर्डर ऑफ मैकारियोस, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ साइप्रस है। साइप्रस का कुछ हिस्सा टर्की ने कैप्चर करके रखा है। प्रधानमंत्री मोदी को वो एरिया भी दिखाया गया था और उस वॉल को भी दिखाया गया था जहां पर टर्की ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है साइप्रस को। ठीक है। और लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो जैसे ऑर्डर फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, इसमें कंट्री पता है कि कौन सी है। श्रीलंका मित्र विभूषण, इसमें कंट्री कौन सी है। लेकिन जैसे ये नाम है ना ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, इसमें हमको कंट्रीज याद रखनी है, जैसे मॉरिशस हो गया। वैसे ही जैसे कुछ ये है साइप्रस की ऑर्डर ऑफ मैकारियोस, तो इसको हमको याद रखना है कि साइप्रस ने दिया है। फिर 2 जुलाई को फिर प्रधानमंत्री हमारे जाते हैं घाना, फिर उनको घाना में अवार्ड मिलता है ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ साइप्रस है। फिर 4 जुलाई को देते हैं हमारे प्रधानमंत्री को मिलता है रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो का। फिर 8 जुलाई को मिलता है ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। देखो इसमें भी कोई कंट्री का नाम नहीं है, इसलिए इसमें हमको याद रखना है कि ये किसने दिया है, ब्राजील ने, और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ब्राजील है। फिर 9 जुलाई को हमको देखते हैं, देखो वेलविथिया, ये नमीबिया ने दिया है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। जब हम नमीबिया देखेंगे तो हम देखेंगे हमारे चीता, प्रोजेक्ट चीता, इसको पढ़ना। प्रोजेक्ट चीता के बाद हम देखेंगे कि ट्रांस ट्रांस ट्रेड ऑफ चीता, जो हमने यहाँ से चीता लाए हैं। फिर 16 अभी रिसेंटली ये हमने डिस्कस भी किया था अपने वीकली करंट अफेयर्स में, ग्रेट निशान ऑफ इथोपिया, ये भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। फिर हमारे प्रधानमंत्री गए ओमान में। इथोपिया क्यों न्यूज़ में था? हाईली गुब्बी वॉल्केनो यहाँ पर उस टाइम न्यूज़ में था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में। फिर 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री जाते हैं ओमान। ओमान के साथ उनको उनको मिलता है ओमान का अवार्ड अवार्ड ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास। ये कहीं नहीं दिया है, आपको न्यूज़ में दिखा होगा तो आपको कहीं नहीं दिखेगा, उनको मिला है ऑर्डर ऑफ ओमान ब्रैकेट में फर्स्ट क्लास। और ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। वेट अ सेकंड। हाँ, ये है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो ओमान के साथ हमने एफटीए भी साइन किया है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद एफटीए साइन किया है कि सेपा साइन किया है। सेपा हमने कौन कौन सी कंट्रीज के साथ साइन किया है? सेपा जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रोसेस ऐसे होते थे, पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर होता था एफटीए। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखे, जैसे सेपा देखा हमने किस किस के साथ साइन किया है, साउथ कोरिया के साथ साइन किया है, जापान के साथ साइन किया है, हमने यूएई के साथ साइन किया है, ओमान के साथ साइन किया है। एक और कंट्री वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके साथ साइन किया है।
यूएई के साथ हमने सेपा साइन किया था 2022 में। फिर हमने अभी 2025 में साइन किया ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों ही कंट्रीज जीसीसी की पार्ट है। जीसीसी मतलब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज है उसको आप बताना, कमेंट सेक्शंस में लिखना, और डू मेंशन योर क्वेरीज और सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। फिर हमने ओमान के साथ अभी फ्री सेपा साइन किया है, रेदर देन कॉलिंग इट्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमने सेपा साइन किया है। फिर ओमान के साथ जब हम सेपा साइन करेंगे तो इसमें कल्चरल टाइज भी हमारे, इकोनॉमिक टाइज, कल्चरल टाइज भी नज़दीक इम्प्रूव होंगे। तो ये सारे अवार्ड्स मिले थे उनको, हमारे प्रधानमंत्री को पिछले साल, जो कि 5 मार्च 2025 से शुरू हुए हैं और 18 दिसंबर 2025 में उनको इतने अवार्ड्स मिले हैं। फिर अब देखते हैं हम कुछ करंट अफेयर्स जो कि पिछले हफ्ते स्पोर्ट्स से रिलेटेड, विजुअल आर्ट से रिलेटेड है। जैसे है टर्नर प्राइज। टर्नर प्राइज जो है ये यूके का प्रेस्टिजियस अवार्ड है। यूके मोस्ट प्रेस्टिजियस विजुअल आर्ट अवार्ड, मोस्ट प्रेस्टिजियस विजुअल आर्ट अवार्ड, विजुअल आर्ट अवार्ड। तो ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि इनको मिला है, नैना कल्लू को मिला है। ये है फर्स्ट आर्टिस्ट विद लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन टर्नर प्राइज, इसलिए न्यूज में है। टर्नर प्राइज जो है ये 1984 से दिया जा रहा है और ये किसके नाम पर है? नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश पेंटर जे एम डब्ल्यू टर्नर, इनके नाम पे दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स से कुछ रिलेटेड न्यूज़ है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है दीप्ति शर्मा की। अभी अभी दीप्ति शर्मा ने हमारी हमारी वुमेन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। तो दीप्ति शर्मा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो उन्होंने, उनका रिकॉर्ड क्या है कि शी बिकेम हाईएस्ट विकेट टेकर वुमन इन T20 इंटरनेशनल। उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं इंटरनेशनल T20s में। मोस्ट विकेट, सबसे ज्यादा विकेट्स लिए इन्होंने किसमें? इंटरनेशनल T20s में, इंटरनेशनल वुमेन T20s में। ठीक है। जो कि है कितनी? 152 विकेट्स। उन्होंने किसको सरपास किया है? ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट को, जिनकी विकेट्स थे 151 विकेट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जैसे, जिसका नाम है K4 मिसाइल। के स्टैंड फॉर कलाम 4, जो कि हमारे फॉर्मर लेट श्री अब्दुल कलाम, उनके नाम पर रखी गई है K4 मिसाइल। इंडिया ने क्या किया है, अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है K4 मिसाइल को। कहाँ से? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जो कि है अब जो उसका जिसका लॉन्च प्लेटफॉर्म था INS अरिहंत। इट इज अ काइंड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, जो हमने आपको हाईलाइट से दिख भी रहा होगा। इट इज अ काइंड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या फर्क होता है? वेट वेट अ सेकेंड। जैसे मान लो यहाँ से हमको लॉन्च करना है और इस एरिया को टारगेट करना है। क्रूज मिसाइल जो होगी वो डायरेक्ट हिट करेगी यहाँ पे। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पहले हवा में ऊपर जाती है, फिर अटैक, फिर हिट करती है टारगेट को। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। जब हम साइंस एंड टेक में इसको पढ़ते हैं तो हम डिफरेंस पढ़ते हैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में। तो डिस्कस करते हैं अभी इसको। देखो, इंडिया ने K4 मिसाइल को लॉन्च किया कहाँ से? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, मतलब पानी से, वाटर से। हम ऑलरेडी न्यूक्लियर मिसाइल्स को हम एयर से भी कर चुके हैं और सरफेस से भी कर चुके हैं। तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या बनती है हमारी? इट एनहांसेस इंडिया सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस एंड contributes to nuclear trial, the ability to deploy nuclear weapon from कहाँ से? लैंड, जाके सरफेस बोला, वाटर एंड एयर। अब हम कुछ देख लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। देखो, जिस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर या उससे कम होगी उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। जिस मिसाइल की रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच होगी उसको हम बोलेंगे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और जिस मिसाइल की रेंज होगी 3000 से 5000 किलोमीटर उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल। और जो 5000 से ज्यादा होगी ना उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज और ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया की जो अग्नि 5 मिसाइल है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है, मोर देन 5000। अब एक्चुअल जो रेंज होगा वो कोई भी कंट्री नहीं बताएगी, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी को खतरा नहीं कर सकते हम अपने दुश्मन को अपनी कैपेबिलिटीज बता सकते हैं, अपनी शक्तियां नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अग्नि 5 मिसाइल है वो है इंडिया की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल। ठीक है। अब इसके बारे में आपको देखना
इसके बारे में पढ़ना कि हम इसको कहाँ कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है, वो आप लोगों को अपने एंड पर देखना। फिर अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश, और ये जो करंट अफेयर है ये हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हिम MSME फेस्ट 2026, इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इसको ऑर्गेनाइज कराया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका थीम क्या है? द क्राफ्ट ऑफ द हिल्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। ठीक है। अब हमको MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पिछले साल फेब में, जैसे सभी को पता है कि बजट जो आता है, यूनियन बजट जो आता है वो मोस्टली फेब, बजट सेशन जो होता है वो फेब में होता है। तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ MSME को रिवाइज किया। पहले क्या थी? माइक्रो में थी इन्वेस्टमेंट, जिस कंपनी में या फिर कोई भी स्टार्टअप में अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और उसका टर्नओवर है 5 करोड़, तो उसको बोलते थे माइक्रो। स्मॉल में थी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर। और मीडियम में थी 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर। अब उसको रिवाइज करके किया है, माइक्रो में है 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कितना? 10 करोड़ का, तो उसको बोलेंगे माइक्रो इंडस्ट्री। फिर स्मॉल में देखते हैं 25 करोड़ का और टर्नओवर कितना? 100 करोड़ का, तो उसको बोलेंगे स्मॉल। मीडियम में लिखेंगे हम 125 करोड़ का और 500 करोड़ का टर्नओवर, वो उसको बोलते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना, हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा MSME है? सबसे ज्यादा MSME है। और इससे हम जो है अपनी रूरल इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा ही होगा, अभी अभी आपने देखा ही होगा कि हमारी रूरल इकोनॉमी के लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है, ग्रीन गोल्ड इनिशिएटिव, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आई क्या? देखो, हिमाचल प्रदेश ने एक इनिशिएटिव चलाया जिसका नाम है ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव। ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव जो है हिमाचल प्रदेश ने, दिस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट कैनबिस कल्टीवेशन, भांग की खेती। वेट अ सेकेंड। कैनबिस कल्टीवेशन, भांग की खेती को, कल्टीवेशन को लीगलाइज करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या इनिशिएटिव चलाया है? ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव। इसका एम क्या है? इसका एम है to promote industrial hemp farming or increase income of farmer and to boost income of state। अब जैसे आप सभी को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो फाइनेंशियल क्रंच और फाइनेंशियल फाइनेंशियल मतलब हमारे पास अभी सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं अभी स्टेट के पास। तो सरकार जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज देख रही है टू बूस्ट देयर इनकम। तो उन्होंने देख भांग को एक एसेट, इंडस्ट्रियल एसेट के तौर पर खोजा और उसको लीगलाइज किया। हम देखेंगे अभी, हम इससे क्या होगा कि जो गोल है आत्मनिर्भर हिमाचल का 2027 तक, उसको हम अचीव करने के लिए एक क्रूशियल स्टेप बोल सकते हैं। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड इंडस्ट्रियल हेम्प एज अ वर्सेटाइल एंड हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल एसेट। देखो, हेम्प के फायदे, फार्मास्यूटिकल यूज, जो भांग होती है वो पेन मैनेजमेंट और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल को कंट्रोल करती है। टेक्सटाइल, आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी अगर धर्मशाला का बाजार घूमे होंगे या फिर शिमला में लक्कड़ बाजार घूमे होंगे, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग दिखेंगे वहां पे, जिसमें वो उसमें लिखा भी होता है इंडस्ट्रियल हेम्प। तो हेम्प क्या होता है? वो भांग। देखो, कॉस्मेटिक में इसका यूज है, बायोफिल्ड में इसका यूज है, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन में इसका यूज है। इट इज अ ग्रेट 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 एग्जांपल ऑफ बायोफ्यूल इकोनॉमी और बायो इकोनॉमी। इसमें रिसर्च की थी जिसने चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश किसान विज्ञान यूनिवर्सिटी जो कि है पालमपुर में, और डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी जो कि है नौनी में। अब एक कंटेंट होता है भांग का जिसको इसको हम नार्कोटिक यूज में करते हैं यूज, जिससे इसमें नशा आता है, जो कि बोलते हैं THC, टेट्रोहाइड्रोकेनाबिनोल। इसको सरकार ने रखा है कि इसका कंटेंट को कैप किया है 0.3% में, जिससे इसका मिसयूज ना किया जाए। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स लाइक कुल्लू, शिमला, मंडी, यहाँ पर कैनबिस कल्टीवेशन और कैनबिस, जैसे जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमसे ये बोला जाता है कि मलाना क्रीम। वो क्या होता है? यही होता है वो। हम कुख्यात है बेटा, मुख फेमस नहीं है इसके लिए, कुख्यात होता है नेगेटिवली फेमस होना। तो सरकार ने इस चीज को देखा और कैनबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया, जिसमें उन्होंने फायदे क्या देखे हेम्प के?
फार्मास्यूटिकल यूज देखा, टेक्सटाइल देखा, यही सब जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेप्स टेकन बाय एचपी गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय एचपी गवर्नमेंट टू इंक्रीज टू इंक्रीज द रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी के लिए। जैसे हिमाचल प्रदेश पहली सरकार बनी थी दूध पर एमएसपी देने के लिए, गाय के दूध पे अलग और बफलो के मिल्क पे अलग। फिर जैसे धगवाड़ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाए सरकार ने कांगड़ा में। उन सब के बारे में बताना और इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना, स्टेप्स टेकन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। अब ये भी एक करंट अफेयर है जो होक्स करंट अफेयर में जिसको बोल सकता हूँ। इसराइल ने अनाउंस किया है पीस प्राइज टू डोनाल्ड ट्रंप इन 2026। और ये क्या है, इसराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इसराइल है। क्यों? देखो, इसराइल और यूएसए के रिलेशन है अच्छे। ईरान पर इसराइल ने अटैक किया B2 बॉम्बर से। आपको उस ऑपरेशन का नाम बताना है या फिर कहीं ना कहीं इसी वीडियो में उसका ऑपरेशन को देख के आप अपने नोट्स में ऐड कर देना। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इसराइल मिला है। ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में यूएस ने बीच में आकर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर B2 बॉम्बर से अटैक किया। कहीं ना कहीं यूएस की बैकिंग है इसराइल को, और कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल डिपेंड्स अपॉन यूएस सपोर्ट। पूरा ही अरब अरब कंट्रीज इसराइल को एक हॉस्टाइल स्टेट के तहत पे देखता है, जो कि इसीलिए फिर यूएस और यूके जैसी कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट करती हैं और सप्लाई करती हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन और एड्स के तौर पे। और डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब ने ये कितना बार बोला कि हम मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, थाईलैंड कंबोडिया की वॉर रुकवा दी। और अपने आप को एज अ पोर्ट्रे किया कि मैं नोबेल पीस प्राइज का हकदार हूँ। नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? वेनेजुएला की एक ऑपोजिशन लीडर को। वेनेजुएला पे भी आएंगे अभी। नोबेल पीस प्राइज मिला वेनेजुएला के एक लीडर को। तो इस साल फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो हो रहा है यूएस, कनाडा और मेक्सिको में। तो यूएस की सॉफ्ट पावर देखो कि जो फीफा, जिसका काम है वर्ल्ड कप के लिए, मतलब फुटबॉल वर्ल्ड कप को चलाना और कंडक्ट करना, फुटबॉल रेगुलेशन बॉडी है, अथॉरिटी है। तो उन्होंने न्यू अवार्ड बना दिया, फीफा पीस प्राइज। किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। तो 2025 में किसको मिला है फीफा पीस प्राइज? डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया एक न्यूज में कि आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या हैं? तो उन्होंने बोला है कि मेरे को चाहिए पीस पीस पीस। और कल ही हम देखते हैं कि यूएस ने अटैक कर दिया है वेनेजुएला पे। क्या बोल के? कि वेनेजुएला से हमको आते हैं ड्रग्स, जो ड्रग्स हमारी न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स को और कैलिफोर्निया की स्ट्रीट्स को और कैलिफोर्निया के यूथ पर इतना फैल चुका है कि उससे हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है। लेकिन मैक्सिको से, मतलब यूएस की खुद की रिपोर्ट्स भी है कि मैक्सिको से जो वो ड्रग आता है वो मोस्टली मैक्सिको के थ्रू आता है। लेकिन वेनेजुएला में क्या है कि मोस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, इसीलिए यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया है। और ट्रम्प जब आए थे वो किसके, क्या नारा लेके आए थे? ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल। मतलब ड्रिल करते रहो और तेल निकालो। पेरिस एग्रीमेंट से यूएस ने बाहर हो गया इसके तहत, डोनाल्ड ट्रम्प के तहत। जैसे यूएस ने इराक पर अटैक किया था, क्या बोल के कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर आतंकवादी है, टू एक्सट्रैक्ट देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसीलिए यूएस ने अभी ड्रग ट्रैफिकिंग का हवाला देकर वेनेजुएला पे अटैक किया है और उनके प्रेसिडेंट मदुरो को किडनैप कर लिया है। मतलब किडनैप ही बोलूंगा बेटा, जबरदस्ती किसी कंट्री पे अटैक कर लेना। बल्कि इनफैक्ट प्रेसिडेंट मदुरो पिछले दिसंबर से लेकर बोल रहे हैं कि हमको पीस चाहिए, पीस चाहिए, पीस चाहिए। दे वर रेडी टू कर्ब ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग को वो सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन यूएस नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए उनके ऑयल रिसोर्सेस। ऑयल रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहते हैं डॉन यूएस वेनेजुएला के। हिडन इंटेंशंस है ये यूएस के वेनेजुएला पे अटैक करने के लिए। हम इसको अभी नेक्स्ट वीक 1 ऑफ करंट वीक, जनवरी के वीक 1 करंट अफेयर में भी डिस्कस करेंगे। और एक और करंट अफेयर है कि इंडिया विल होस्ट एआई इम्पैक्ट समिट इन 2026 फेब में। अब इसमें बस यही है कि विल, हम मतलब फैब में इसको देखेंगे, फैब में डिस्कस होगा तो हम इसको फैब के करंट अफेयर्स में भी देखेंगे। लेकिन एआई समिट से आपको क्या देखना है? ब्लेचले डिक्लेरेशन भी देखनी है, फिर सियोल डिक्लेरेशन भी देखनी है,
इन सब के बारे में पढ़ना आपने। एम क्या रहेगा? ऑब्वियसली एक्सेसिबिलिटी एंड फेयर यूज ऑफ एआई। कहीं ना कहीं ग्रॉक एआई जैसे आजकल न्यूज में है कि वो मिसयूज हो रहा है, ग्रॉक एआई का कहीं ना कहीं उसमें जो वल्गर ऑब्सीन कंटेंट क्रिएट कर रहा है ग्रॉक एआई, वो उसी के लिए कंट्रीज को आगे आना पड़ेगा टू फेयर यूज ऑफ एआई के तहत अपने स्टेप्स लेने के लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया पाकिस्तान कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी इंफॉर्मेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बीच। हर साल 1 जनवरी को इंडिया और पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की लोकेशंस को शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई हॉस्टिलिटी कंडीशन में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत या फिर कोई भी ऐसी स्कर्मिश और कॉन्फ्लिक्ट के तहत, इंडिया या पाकिस्तान किसी एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज या अटैक ना करें। क्योंकि इससे क्या होगा फिर, अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी में, अगर न्यूक्लियर साइट्स पे अगर अटैक होता है तो उससे रेडिएशन फैलता है। इसके बारे में आप पढ़ना, यूक्रेन में है एक प्लांट, जापारोजिया प्लांट, उसके बारे में पढ़ना, या फिर फुकुशिमा प्लांट के बारे में पढ़ना, या फिर चेरनोबिल के बारे में पढ़ना। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि न्यूक्लियर लीक से ना आने वाली पुश्तें तक खराब हो जाती है। मतलब न्यूक्लियर अटैक इज दैट मच डेंजरस। तो इंडिया और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया था 2 दिसंबर 31, 1988 को, और जो कि फोर्स में आया 27 जनवरी 1991 में। लेकिन फर्स्ट टाइम जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई ना 1 जनवरी 1992 को, वो हुई 1992 को। और उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे बेनजीर भुट्टो और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि इन न्यूक्लियर एक्सचेंज फैसिलिटीज को, इंफॉर्मेशन को शेयर करना। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडिया ने अटैक किया किराना हिल्स पे। किराना हिल्स पे एज पर न्यूक्लियर फैसिलिटी इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने अटैक किया किराना, मतलब अटैक किया। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को चेंज करके कहाँ रख दिया था? किराना पे। लेकिन हमको तो नहीं पता था, क्योंकि जो एग्रीमेंट के तहत लोकेशन दी थी इंडिया ने वहां पर अटैक नहीं किया। बट अब वो सही होगा कि नहीं, क्योंकि न्यूज़ में आया था, और ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी कि किराना हिल्स पर अब पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को शिफ्ट कर दिया है, और इंडिया ने वहाँ पर किराना हिल्स के तहत एक बेस है, नूर खान बेस, वहाँ पर अटैक किया था। तो पाकिस्तान में एक न्यूज़ फैल गई थी कि किराना हिल्स पे अटैक हो गया है, किराना हिल्स पे अटैक हो गया है। कहीं ना कहीं उनको डर था कि न्यूक्लियर लीक्स ना हो जाए। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इनके ऑफिशियल्स भी आए थे, कहीं ना कहीं क्लासिफाइड, मतलब न्यूज़ में नहीं आया, लेकिन न्यूज़ में चला था। पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि इनके ऑफिशियल्स भी आए थे। तो IAEA ने कहीं ना कहीं वहां पर जाके देखा कि न्यूक्लियर लीक्स तो नहीं हो गए हैं। ठीक है। अब आते हैं पाकिस्तान से ही रिलेटेड दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी क्लियरेंस दे दी है टू सेटअप दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चेनाब। चेनाब मतलब, जो कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एचपी से, चंद्रभागा से। हम इसको अपने एचपी ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। और टू मोर to more know more about the courses of mentor me do contact on this number 9459283445, जिसमें हम अपने CDS का रिवीजन बैच चला रहे हैं। CDS के रिवीजन के बाद हमने एचपी का पटवारी बैच चलाया है। और अगर कोई बच्चे को लगता है कि मेरे को सिर्फ हिमाचल प्रदेश पढ़ना है, जैसे हमने एचपी ज्योग्राफी का फ्री इनिशिएटिव चला रखा है अभी, हम आप उसमें एनरोल होने के लिए मैसेज कर सकते हो 9459283445 पे, व्हाट्सएप पे। जैसे एचपी ज्योग्राफी का फ्री कोर्स चलाया, उसमें हमने देखा कि चनाब की लोकेशन क्या है, और हमने कई बार इंडस वाटर ट्रीटी को भी डिस्कस किया है। उसी से रिलेटेड ये करंट अफेयर है, जो कि है दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वेट अ सेकेंड। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दे दी है स्टार्टअप करने के लिए, किसको? दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, जो कि बनेगा चेनाब पे। दुलहस्ती स्टेज 2 जो होगा, उसकी जो कैपेसिटी होगी वो है 260 मेगावाट। 2 स्टेजेस में बनेगा ये। एक हर यूनिट का मेगावाट की कैपेसिटी होगी 130 मेगावाट ईच यूनिट। इसको डेवलप करेगा NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। टोटल आउटले इसकी 3277 करोड़। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। दुलहस्ती स्टेज 2 लिखा है, जैसे एज यूजल स्टेज 2 लिखा है, तो मतलब स्टेज 1 भी होगा। स्टेज 1 की कैपेसिटी है, जो कि बना है 390 मेगावाट का। अदर प्रोजेक्ट्स ऑन चेनाब, जैसे सलाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट
ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडिया ने अपनी इंडस वाटर ट्रीटी को डाला अबेयंस में। इंडस वाटर ट्रीटी को डाला, इंडस वाटर ट्रीटी को डाला अबेयंस में। मतलब हम अभी इस ट्रीटी से पॉज रखा है इसको, जिसमें अपर रिवर जो कि है इंडस, झेलम और चिनाब, इनका शेयर जो दिया था वो दिया था पाकिस्तान को। और सतलुज, सॉरी वेट वेट, रावी, ब्यास, सतलुज, सीक्वेंस भी इन रिवर्स का ऐसा ही है जैसा मैंने लिखा है, आईजेसी आरबीसी, इनका शेयर दिया इंडिया को। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया इंडस, झेलम, चिनाब पर डैम्स नहीं बना सकता। अगर डैम्स बनाएगा तो वो बनाएगा रन ऑफ डैम, जिसमें रिवर का जो फ्लो है वो हैम्पर ना हो, और रिवर के फ्लो को हैम्पर ना करते हुए वो पानी जो है मोस्ट यूटिलाइज कौन करेगा? पाकिस्तान। और रावी, ब्यास, सतलुज का पानी इंडिया यूज कर सकता है, उस पर डैम्स बना सकता है, उस पर कैनल्स बना सकता है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल बनाया है जो कि राजस्थान के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए यूज किया जाता है। और इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1960 में। किसने मीडिएट किया था? वर्ल्ड बैंक ने। तो अभी हमने जो डैम बना रहे कहाँ पड़ा? चेनाब पे। और हमने क्या देखा? इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया जो है वो डैम्स नहीं बना सकता। कहाँ? किन रिवर्स पे? इंडस, झेलम, चेनाब पे। लेकिन रन ऑफ डैम बना सकता है। तो इंडिया बोलता है कि जो दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट है, ये एक रन ऑफ डैम है, रन ऑफ डैम है। अभी पाकिस्तान के एक लीडर है इशकदार, इश्कदार ऐसा कुछ नाम है, उनकी स्टेटमेंट आई है कि इंडिया जो है वो डैम्स की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता एज पर द ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर जो हमारे ऑफिशियल्स है वो बताते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक अबेंस में डाल दिया है। तो वी नीड मॉडिफिकेशन इन दिस ट्रीटी। मतलब 2025 में हम 1960 के दशक की ट्रीटी को हम नहीं फॉलो कर सकते। क्यों? क्योंकि रिवर्स में जो पानी है, रिवर का पानी कम हुआ है, पॉपुलेशन जो है दोनों ही कंट्री की बड़ी है। तो हम अपनी नदियों का पानी अपने लोगों के लिए यूज में लाएंगे। और कहीं ना कहीं हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को एज ए लेवरेज यूज करेंगे टू स्टॉप टेरर अटैक्स फ्रॉम पाकिस्तान। अभी हम सिमिलर ट्रीटी को डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के साथ भी। तो हम इंडस वाटर ट्रीटी में या फिर दुलहस्ती स्टेज 2 में क्या देखते हैं कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दे दी है। उसके बाद डेवलपर है इसका एनएचपीसी, जो कि है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। टोटल आउटले कितना है इसका? 3277 करोड़। और दुलहस्ती स्टेज 1 भी है जो कि है 390 मेगावाट का। और अदर प्रोजेक्ट्स ऑन चिनाब कौन से हैं? देखे सलाल, सीडीएस में क्वेश्चन था, सीडीएस 2025 में, सीडीएस 2 में क्वेश्चन था। बगलिहार जो कि है 900 मेगावाट का, रातले, कीरू, क्वार। इंडिया में देखो, चिनाब की जो टोटल लेंथ है वो है 974 किलोमीटर, इंडिया में है 490 किलोमीटर। चिनाब को आप पढ़ना, सोर्स पढ़ना, ट्रिब्यूटरी पढ़ना, और ये कौन से और कहाँ इंडस में मिलती है उसको देखना। चलो नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। अब से मैंने कहा अभी सिमिलर डिस्कस करेंगे। इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर ट्रीटी। देखो, जैसे ही अभी एंड हुआ ना 2025, तो बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियल्स आए, उन्होंने क्या इनिशिएट किया? डिस्कशन। डिस्कशन क्यों? डिस्कशन ऑन रिन्यूइंग गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी विच इज सेट टू एक्सपायर इन 2000 दिसंबर 2026। मतलब उनको पूरे साल वो नेगोशिएट करेंगे। क्यों? कि गंगा वाटर ट्रीटी को हम कैसे अब अपने तहत पे लाया जाए। मतलब क्या उसकी कितना क्यूसेक पानी शेयर होगा, कितना कैसे शेयर होगा। जैसे आप लोगों को पता ही है अभी कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन भी ठीक नहीं है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन एक क्लिफ पे है, क्लिफ हैंगिंग पे है। क्यों? क्योंकि आए दिन मोहम्मद यूनुस की स्टेटमेंट आती है कि हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को पूरा अलग कर देंगे, वो ताकि वो अलग कंट्री बना देंगे, मतलब इंडिया को आइसोलेट कर देंगे नॉर्थ ईस्ट से। लेकिन इंडिया के पास, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, इन कंट्रीज के तहत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नेचुरल लेवरेज दे रखा है। जैसे पाकिस्तान को दे रखा है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, बांग्लादेश को दे रखा है गंगा वाटर ट्रीटी के तहत। मतलब अगर इंडिया चाहे तो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, उनका पानी रोक सकता है। बांग्लादेश जो है वो मोस्टली डिपेंडेंट है ऑन देयर एग्रीकल्चर, ऑल्दो दे हैव डन वेरी वेल इन देयर टेक्सटाइल सेक्टर। लेकिन क्रूशियल है, उतना ही क्रूशियल उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो इंडिया से शेयर कितनी रिवर्स होती है?
54 ट्रांस बाउंड्री रिवर, जिसमें से एक तीस्ता भी है। शेख हसीना के टाइम पर इंडिया और बांग्लादेश तीस्ता रिवर के लिए भी एक ट्रीटी साइन कर रहे थे। तो मतलब दे वर वेरी, मतलब शेख हसीना के टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश के काफी कोडियल कोडियल रिलेशंस थे। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश कितनी रिवर शेयर करती है? 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर, जिसमें एक बराक रिवर भी आती है, गंगा रिवर भी आती है। गंगा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको बोलते हैं पद्मा। जब पद्मा रिवर में ब्रह्मपुत्रा मिलती है तो उसको बोलते हैं जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में। फिर हम देखते हैं कि फरक्का बैराज कंस्ट्रक्ट हुआ था 1975 ऑन गंगा रिवर। यहाँ से जाता है कि मतलब इस बैराज पे डिसाइड होता है कि कितना पानी है, और उस हिसाब से कितना क्यूसेक पानी शेयर होगा बांग्लादेश के साथ। और हमने सिमिलर ट्रीटी कर रखी है अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ, जो कि है वाटर ट्रीटी। देखो, सबसे पहले है महाकाली ट्रीटी, जो कि साइन हुई है 1996 में। जो रिवर है वो है महाकाली, जिसको शारदा रिवर बोला जाता है इंडिया में। कोसी एग्रीमेंट है, जो कि 1954 में बना था और 1954 में साइन हुआ, रिवाइज कब हुआ? 1966 में। गंडक रिवर है, जो कि 1959 में साइन हुआ था, रिवाइज कब हुआ? 1964 में। गंडक रिवर को नारायणी रिवर भी बोला जाता है। ये तीनों, महाकाली, कोसी और गंडक एग्रीमेंट, ये किसके साथ है? इंडिया नेपाल के साथ। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इनको बोला जाता है, हाँ, आईआर में पढ़ते हैं हम, रोटी बेटी का रिश्ता। रोटी बेटी का रिश्ता। ठीक है। इंडिया और नेपाल के कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, ये आप बताना करंट कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को हमने देखा अभी, साइन 1960 में हुई थी, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। और उसके रिड्रेसल मैकेनिज्म को आप पढ़ना, इंडस इंडस रिवर बेसिन को पढ़ना। ठीक है, ऑल दो वी आर कवरिंग इंडस रिवर बेसिन इन आर इंडियन ज्योग्राफी बैच, जो कि पटवारी वाला बैच है, उसमें हम डिस्कस करते हैं इसको। और टू नो मोर अबाउट बैचेस, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप के आप मैसेज डाल सकते हो, जस्ट एन हाई, नाइन हाई विद योर नेम और योर क्वेरी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि वी आई एम गुड इन मैथ्स बट आई डोंट वांट टू स्टडी मैथ्स, मेरे को इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है या फिर ज्योग्राफी पढ़नी है, या मेरे को पॉलिटी समझ नहीं आ रही तो मेरे को पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री के 3 सेक्शंस, जैसे पटवारी के बैच में ही एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी गई है, इतना वास्ट सिलेबस पूछ रहे, तो मेरे को सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप मैसेज कर सकते हो किस नंबर पर? 9459283445 पर। सीडीएस के लिए हमारे पास डेडिकेटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है। इसके लिए आप हमारे को मैसेज, फिर से मैसेज कर सकते हो इसी पे, जिसमें सीडीएस में हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देते हैं, जीएस को थॉरोली डिस्कस करते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, पीवाई क्यूज का एनालिसिस टॉपिक के साथ हो जाता है। तो आप उसको हमारे नंबर पर, दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इन ट्रीटीज को याद रखना, इंडस वाटर ट्रीटी, जैसे लेट्स गेट बैक टू टॉपिक, सिमिलर वाटर शेयरिंग ट्रीटी, महाकाली, कोसी, गंडक और गंगा वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। चलो, बांग्लादेश के साथ कुछ पढ़ा हमने अभी कि गंगा वाटर ट्रीटी नेगोशिएशंस चल रही है। बांग्लादेश से एक और न्यूज़ है, जो कि है खालिदा जिया। ये है इनकी फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। आप इनका टेन्योर देखना, टेन्योर भी देख सकते हो आप इनका, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मर बांग्लादेश पीएम है, ऑबिचरीज में है, ये रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है। तो हमने अभी देखा था नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट, उसके बाद वहां पे सरकार गिरा दी। तो वहां पर कौन बने हैं? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर सुशीला कोरकी। फिर हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया था अपने नवंबर लास्ट करंट अफेयर में कि फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ जापान सनाई तकाइची। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, जैसे स्टैटिक करंट अफेयर्स। फिर आते हैं हम नेक्स्ट। गुजरात बिकेम टाइगर स्टेट आफ्टर 33 ईयर। टाइगर स्टेट कौन सी है? टाइगर स्टेट क्या होता है? टाइगर स्टेट किसी भी एक स्टेट में, उनके फॉरेस्ट में अगर टाइगर पाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं टाइगर स्टेट। इंडिया जो है वो है, होस्ट करता है लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशंस को, जिसमें हमारे कुछ रीजन है, जैसे एमपी हो गया, कर्नाटका हो गया, उत्तराखंड हो गया, कई जगह पर टाइगर रिजर्व्स भी हम बनाते हैं। इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, आप कमेंट सेक्शन में बताना कब। उसके तहत हमने कंजर्वेशन कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए। फिर एक बॉडी बनती है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स को वॉच डॉग है। मतलब टाइगर कंजर्वेशन में क्या एफर्ट्स लेने हैं, एनटीसीए डिसाइड करेगा। कहाँ पर टाइगर रिजर्व रिजर्व बनाना है, कौन डिसाइड करेगा? एनटीसीए करेगा। क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं, क्या करेगा? एनटीसीए डिसाइड करेगा। और एनटीसीए ही हर 4 साल में टाइगर सेंसस कराता है।
लास्ट सेंसस हुआ था 2022 में, और अब जो होगा वो 2026 में। इस करंट अफेयर को, जो है कि इंडिया लॉस्ट 166 टाइगर इन 2025, इसको हम वीक जैन के वीक वन में करेंगे डिस्कस। ये जस्ट एक न्यूज़ आई है अभी, अभी पिछले कल की न्यूज़ है, मतलब 4 जनवरी की न्यूज़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ हुआ, 55 हुए मध्य प्रदेश में। इसको हम जैन वीक में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी न्यूज़ क्या है कि गुजरात बन रही है टाइगर स्टेट। कहाँ पर मिले हैं, रतन महल सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क भी है। और आप प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की डेट देखना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट घड़ियाल, कुछ ये प्रोजेक्ट होते हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए जाते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट घड़ियाल, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट चीता, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देखना और कमेंट सेक्शन पे बताना कि कब कब ये सब लॉन्च हुए। नेक्स्ट करंट अफेयर, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है न्यू दिल्ली में, जिसको इनॉग्रेट किया है अमित शाह जी ने, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है, क्या है इसका एम, अपने टेरर टेरर मॉड्यूल से कैसे बचना है, वो है इसका एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में। अमित शाह लॉन्च इंडिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। अमित शाह लॉन्च इंडिया फर्स्ट वेपन डाटाबेस एंड ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क डाटाबेस। टेरर कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि हम इंडिया को जैसे 2.5 फ्रंट से खतरा है, ये हमारे किसने दिया थी, जनरल विपिन रावत की स्टेटमेंट थी कि इंडिया फियर्स 2 पॉइंट फ्रंट वॉर। तो जो 0.5 है ना, ये है हमारे स्लीपर सेल्स और इंडिया के इंटरनल में, जो कि मोस्टली हम इंडल्ज होते हैं टेरर अटैक्स में। उससे कैसे इंडिया बच सकता है, या फिर इंडिया की क्या स्टेप्स रहने चाहिए, उसको डिस्कस किया गया है। फिर नेक्स्ट दोबारा इसराइल, इसराइल बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड टू एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। अफ्रीका में एक देश है सोमालिया, जो कि सिविल वॉर से जूझ रहा है काफी टाइम से, मतलब लगभग आने पिछले 3-4 साल से यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। उसी कंट्री के बीच एक ऐसा स्टेट भी है, एक ऐसा एरिया भी है जहां पर, वेट 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 अ सेकेंड, उसी कंट्री के बीच एक ऐसा स्टेट भी है जहां पर उसकी अपनी पुलिस है, और वहां पर सिविल वॉर नहीं है, मतलब कंट्रोल किया है लोगों ने, कुछ ऑर्गेनाइज किया है वहां पर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है वहां पे। एक एक कंट्री के अंदर एक स्मॉलर कंट्री, वहां पे अपना पासपोर्ट है, अपनी करेंसी है, मतलब दे आर लिविंग पीसफुली, जो है सोमालीलैंड के। लेकिन बाकी सोमालिया में क्या चल रहा है, सिविल वॉर। तो इसराइल पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में टू रिकॉग्नाइज सोमाली लैंड एज इंडिपेंडेंट स्टेट। तो जो सोमालिया में सरकार है, मतलब पार्शियली सरकार है जहाँ सिविल वॉर हो रही है, उसको इसने मतलब खंडन किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये आती है न्यूज़, COP 17। हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि डिफरेंस बिटवीन COP 17, COP 30, COP 17। देखो, कॉप का मतलब होता है डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव या फिर मिशंस के लिए मिल सकते हैं, जो कि इस बार एक कोप्स होस्ट हो रही है, COP 17 अर्मेनिया में। ये CBD क्या है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके लिए अर्मेनिया ने लोगो लॉन्च किया है, येरावन ब्लू बटरफ्लाई, और स्लोगन दिया है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। अभी इसमें इतना ही है, जब यहाँ पर ये होस्ट होगी तब हम इसको थॉरली डिस्कस करेंगे। लेकिन लेकिन अर्मेनिया न्यूज़ में आ गया, अर्मेनिया कंट्री। तो अर्मेनिया में, अर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट, ये न्यूज़ में रहता है हमेशा, अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट। तो देखो, इसमें येरावन, येरावन क्या है, इसकी कैपिटल है अजरबैजान की है बाकू। तो आप इसको भी देख सकते हो, अर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें अर्मेनिया को हमने, इंडिया ने पिनाका, पिनाका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये सप्लाई की थी। तो अजरबैजान बोलता है कि तुम सपोर्ट करते हो, पर इंडिया का स्टांस रहता है कि वी सेल इट, वी डोंट सेल, मतलब हम फ्री में नहीं दे रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो हम आपको भी सप्लाई कर देंगे। तो इसमें ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखता है, क्योंकि अजरबैजान जो है वो एक मुस्लिम नेशन है, अर्मेनिया जो है क्रिश्चियन मेजोरिटी है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है इसमें। फिर आता है एक नेक्स्ट, RPREX 2025। ये एक्सरसाइज है, कंडक्ट किसने कराई है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, नियर मुंबई अरेबियन सी में, जिसकी फुल फॉर्म है रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, ठीक है।
इसमें क्या है कि फोकस ऑन एनहांसिंग इंडिया रेडीनेस फॉर रिस्पॉन्ड स्विफ्टली फॉर इफेक्टिवली ऑयल पॉल्यूशन। ऑयल पॉल्यूशन इंसिडेंट, देखो, कई बार जब जो मोस्टली ट्रेड होता है ऑयल का, वो मोस्टली होता है शिप्स और टैंकर्स में। तो कई बार देखा गया है कि ऑयल स्पिलेज की वजह से जो मरीन एनवायरनमेंट होता है ना, वो अफेक्ट हो जाता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने उसको कैसे, उसके अपनी रेडीनेस को चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज चलाई जिसका नाम है RPREX 2025। तो ऑयल स्पिलेज को रोकने के लिए इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, ITM, इंटर ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने ऑयल जैपर को बनाया। ऑयल जैपर, इसके बारे में पढ़ना। और किसने इसको बनाया, हु डेवलप्ड इट? टेरी ने किया है, मैं बता देता हूँ, टेरी। इसके बारे में टेरी की फुल फॉर्म देखना और इसका हेडक्वार्टर देखना। पुणे में है, चलो ये भी बता दिया, पुणे में है। इसकी ऑयल जैपर के बारे में पढ़ना और टेरी की फुल फॉर्म जो है कमेंट सेक्शन में बताना। फिर ये भी एक करंट अफेयर है कि 2000 साल पुरानी बुद्धिस्ट साइट मिली है कहाँ पर? बारामूला, जम्मू एंड कश्मीर में। बुद्धिस्ट साइट मिली है, किससे रिलेट करती है वो? कौन सी वंश से? कुषाण वंश से। कुषाण किंगडम का जो टाइम पीरियड है वो है फर्स्ट सेंचुरी टू थर्ड सेंचुरी, मतलब 32 370 CE। किसने डिस्कवर की है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो मैप आप देख रहे हो कहीं ना, एक मैप देख रहे हो, ये कहीं ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। जो कुषाण वंश का साम्राज्य है ना, वो सेंट्रल एशिया तक भी फैला हुआ था। जिसमें आप देख सकते हो, इसमें इंडिया, पाकिस्तान और कहीं ना कहीं अभी तिब्बत, चाइना वाला एरिया, सेंट्रल एशिया वाला एरिया में कुषाण वंश का जो था वो साम्राज्य था। उससे रिलेटेड उनका रिलीजन रिलीजन स्प्रेड कैसे हुआ फिर इस एरिया में? आप देखते हो कि चाइना में जो है बुद्धिज्म फॉलो होता है मोस्टली, बुद्धिस्ट, कुषाण वंश के थ्रू। हम हिमाचल में भी पढ़ते हैं कि कलथ में जब ह्यूएन आया था चाइना से 630 to 645 में, तो हमने देखते हैं कि हमको महायान बुद्धिज्म का रेलेवेंस प्रेवलेंस मिलती है हिमाचल प्रदेश में। हम उसको हिमाचल में डिस्कस करते हैं। तो हम अभी हिमाचल ज्योग्राफी जो है हमारा फ्री इनिशिएटिव जो है वो कहीं ना कहीं ओवर हो रहा है। तो हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं अभी आने वाले नेक्स्ट वीक में, क्योंकि 7 दिन ही का ही 7 दिन की ही ज्योग्राफी बची है। तो अगर आपको हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पढ़नी है, किसके लिए? अलाइड के लिए, NT के लिए और HAS के लिए, तो आप हमारे हिमाचल प्रदेश सब्जेक्ट के कोर्स के साथ अलाइन हो सकते हो, ठीक है? आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, जो कि है 9459283445। वॉल्केनोज हमने कुछ डिस्कस किए हैं, जिसमें से एक है बेंजीमैनी वॉल्केनो, जो कि है कामचाटका पेनिनसुला में। कहाँ? रशिया में। कामचाटका पेनिनसुला कहाँ है? रशिया में। तो उसमें हम देखते हैं कामचाटका पेनिनसुला कहाँ है? रशिया में। इसी के साथ नीचे को एक कुरिल आइलैंड्स है, कुरिल आइलैंड, जो कि कॉन्फ्लिक्ट में किसके है, मतलब इंडिया नहीं, सॉरी, रशिया और जापान का कॉन्फ्लिक्ट रहता है इसमें। क्लेम करते हैं ये दोनों कि कुरिल आइलैंड्स किसके हैं। रशिया करता है मेरे हैं, जापान बोलता है उसके हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं बेजीमेनी वॉल्केनो के बारे में। देखो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, ऐश क्लाउड बना कब, कितना, 11 किलोमीटर तक। अब जितना भी ये बेल्ट रशिया का, और ऐसे ये जहाँ पर ये बेल्ट है ना, इधर जापान है, इधर कुरिल आइलैंड है, इधर कमचटका पेनिनसुला है, इधर सी ऑफ ओहसक है, येलो सी है, 9 डैश लाइन, ये है पैसिफिक ओशियन के पास। तो इस बेल्ट में मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, जिसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर बेल्ट। यहाँ पर बेल्ट जो प्लेट्स है वो कन्वर्ज कर रही है, इस वजह से यहाँ पर मोस्टली वॉल्केनोज देखे जाते हैं, जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। जापान भी जो है, जापान का आर्किपेलागो है, जो आइलैंड कंट्री है, उसका फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। वॉल्केनिक वॉल्केनिक ओरिजिन है जापान का भी। और जितने भी आइलैंड्स हैं यहाँ पे, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, और ये कुरिल आइलैंड्स है, इनका ओरिजिन जो है मोस्टली वॉल्केनोज है। अब एक नया वॉल्केनो आया है, बेजिमियानी वॉल्केनो, ये कहाँ है? रशिया में। और इससे पहले हम कुछ वीक 3 और वीक 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हाईली गुब्बी इथोपिया में, इसका ऐश क्लाउड इतना ज़्यादा था, लगभग 18 किलोमीटर तक का। 18 किलोमीटर भी, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे, जब हम देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन फ्लाई होते हैं, तो वहां तक इसका ऐश देखा जा सकता था। जिस वजह से DGCA ने फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया था, और इसका क्लाउड जो है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आया था, मतलब तो इंडिया से सरपास हुआ था कहीं ना कहीं। फिर हम देखते हैं सकुरी जिमा, वो ये कहाँ है देख लेना, जापान में है ये।
फिर रिकॉन दी लिविजियाई, बोरोट्री मड, बाराटोरी मड और टाफ्तान वॉल्केनो, ये है ईरान में। इन वॉल्केनोज की आप लोकेशन देखना। और जैसे हाईली गुब्बी ये बता दिया इथोपिया में, ये जापान में है। इन दो की आप वो लोकेशंस देखना और कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं उसको आप टाइप करके बता देना। ठीक है। फिर एक पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है जो कि कहाँ है, यूपी में। उसको डिक्लेयर किया है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव डिक्लेयर किया है। अब कौन डिक्लेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, अंडर विच, अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986। इको सेंसिटिव जोन कौन सा एरिया था ना, मान लो ये नेशनल पार्क है, इसके साथ वाला एरिया, इसके साथ वाला एरिया, जो ये एरिया हो गया, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे रिस्ट्रिक्ट करनी होती है हमें ह्यूमन एक्टिविटीज, ताकि वहां का फ्लोरा और फॉनल फॉनल एनवायरनमेंट जो हो वो हैम्पर ना हो। ऐसे ही शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मंडी में है, उसके साथ जो है हमने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। एक है नाचन फॉरेस्ट डिवीजन, और एक आप बताना कमेंट सेक्शन में, या फिर हम डिस्कस करेंगे इसको क्लास में जब हमें ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे। तो उसी के साथ ही शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ के साथ ही हमने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। इस इको सेंसिटिव जोन में रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म चला सकते हैं। और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए मतलब क्या एम रहता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अगर उसमें हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज को, तो उसमें हम कंजर्वेशन कर सकते हैं किसकी, बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है। चलो नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं। तो इसमें आप देख लेना कि पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, जिसको इको सेंसिटिव जोन कहाँ किया है, कहाँ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, कहाँ पे है, यूपी में। चलो नेक्स्ट। इंडिया रैंक इन रेयर अर्थ ऑक्साइड, ये रिपोर्ट है जो कि रिलीज करता है एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट, या फिर एमिकस ग्रोथ एडवाइजरीज। इंडिया का रैंक जिसमें बताया गया है वो है थर्ड रैंक। इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 6.9 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व। देखो, एक होता है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड्स के फॉर्म पे। ठीक है। इंडिया में जो है वो 6.7% ऑफ ग्लोबल रिजर्व है, किसके, किसके, रेयर अर्थ ऑक्साइड्स के। ठीक है। अब हम देखते हैं रेयर अर्थ मेटल। देखो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ 17 मेजर एलिमेंट्स, जिसमें जो कि किस में यूज होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और ग्रीन एनर्जी में और डिफेंस इक्विपमेंट्स में। इसके मैक्सिमम रिजर्व किसके पास है, चाइना के पास 44 मिलियन टन। सेकंड किसके पास है, ब्राजील के पास 21 मिलियन टन। और थर्ड किसके पास है, इंडिया के पास कितना, 6.9 मिलियन टन। ठीक है। तो थैंक यू। दिसंबर वीक 3 के हमने करंट अफेयर जो हैं वो डिस्कस, सॉरी वीक 4 के करंट अफेयर जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि ये करंट अफेयर्स आपको कैसे लगे, समझ आए। यूज कमेंट सेक्शन एज फीडबैक। डू, और डू सब्सक्राइब, और लाइक तो करेगा ही करेगा। और कोई भी एग्जाम, चाहे वो सीडीएस हो, अप्रैल 12 को या अप्रैल 14 को है, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कोई भी एग्जाम जैसे अलाइड एनटी, इसके लिए, और अदर अदर स्टेट और सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट या फिर पूरे कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी है, या फिर अगर आपको पढ़ना है, तो आप मैसेज कर सकते हो किस पे, 9459283445। आप इस पे हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू। Audio Jungle.